नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत किया था भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन, और इसमें हम लोगों ने भारत को 4 भागों में विभाजित किया था। एक था प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और चौथे नंबर पे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और पिछली क्लास में ही हम लोगों ने शुरुआत किया था प्रायद्वीपीय भारत के भाग, और इसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि पूर्वी घाट क्या होता है, पश्चिमी घाट क्या होता है। आज हम लोग पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के आगे से ही पढ़ते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चीजों को हम लोग सबसे पहले लिखते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, उसके बाद उसी चीज को भारत का मानचित्र बनाकर देखेंगे। अगर आपको पता है तो चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रियलाइज करने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ पर कहां पर क्या क्या चीजें हैं, कहां पर क्या क्या चीजें नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत की। किसकी बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अरावली पर्वत की। और यदि हम लोग अरावली पर्वत की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं अरावली पर्वत का विस्तार जो है कई राज्यों में है। इसका विस्तार की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे इसका विस्तार कहां कहां पर है। तो इसका विस्तार जो है सबसे पहले कहां पर है, तो सबसे पहले इसका विस्तार जो पाया जाता है वह पाया जाता है गुजरात में। और गुजरात के पालनपुर से ही शुरू होकर, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर यह राजस्थान में पूरा का पूरा फैला हुआ है, और राजस्थान के बाद ये हरियाणा में चला गया है, और हरियाणा के बाद ये जो है दिल्ली तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, तो ये दिल्ली तक फैला हुआ है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो पाया जाता है लगभग 80 से 85% जो विस्तार पाया जाता है वह राजस्थान में ही पाया जाता है। इसलिए यदि कभी यह पूछे कि अरावली पर्वत का विस्तार किस राज्य में है, तब हम लोगों को चुनना पड़ेगा कि वह राजस्थान में फैला हुआ है। हालांकि इसका विस्तार कई राज्यों में है। ठीक है ना। और यदि इसके आगे बात किया जाए और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे अरावली पर्वत जो है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं अवशिष्ट वलित पर्वतों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि और भी बहुत सारे प्राचीन पर्वत हैं, अवशिष्ट वलित पर्वत हैं, और उसी में से एक अरावली पर्वत भी है। यह प्राचीनतम का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह पृथ्वी के उत्पत्ति के प्रथम युग अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई जो है वह धीरे धीरे घट रही है, इसलिए इसी को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, यदि यह कहा जाए कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो हम लोग कहेंगे इसकी, एक मिनट ये हो गया। यदि हम लोग इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि ये इसका ये किसका उदाहरण है, तो हम लोग कहेंगे यह विश्व का प्राचीनतम एवं क्या है, प्राचीनतम एवं विश्व का प्राचीनतम एवं अवशिष्ट वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम एवं अवशिष्ट वलित पर्वत है। ठीक है ना। विश्व का प्राचीनतम एवं अवशिष्ट, प्राचीनतम का मतलब बहुत ही पुराना है, अवशिष्ट का मतलब इसकी ऊंचाइयां धीरे धीरे घट रही। और यदि इसी में यह बात किया जाए इसकी उत्पत्ति कब हुई है, तो हम लोग कहेंगे इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। कब हुई है, तो हम लोग कहेंगे इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। अब बात यह करते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, तो प्री कैम्ब्रियन काल जो होता है यह पृथ्वी के उत्पत्ति का प्रथम वर्ष काल होता है। पृथ्वी के उत्पत्ति का, ये पृथ्वी के उत्पत्ति का, तो हम लोग कहेंगे यह पृथ्वी के उत्पत्ति का प्रथम काल है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम काल है। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी जो है यह है गुरु शिखर। कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और यह गुरु शिखर जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या है, तो इसकी पहाड़ी का नाम है माउंट आबू। इसी माउंट आबू पहाड़ी पर ही स्थित है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है यह है 1722 मीटर। क्या है, 1722 मीटर। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम है, जेम्स टोड।
जेम्स टोड ने इसी पहाड़ी को कहा था, गुरु शिखर को कहा था संतों का टीला। क्या कहा था? इसे कहा था संतों का टीला। पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, किसने गुरु शिखर को संतों का टीला कहा था? तो हम लोग कहेंगे जेम्स टोड ने कहा था। इसकी और क्या विशेषता होती है अरावली पर्वत की? तो हम लोग कहेंगे अरावली पर्वत जो होती है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अरावली पर्वत की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे अरावली पर्वत जो होती है वह एक जलवायु विभाजक है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये हमारा अरावली पर्वत बिल्कुल ऐसे है। ये क्या है? ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में तो वर्षा होती है, लेकिन इसके पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये जलवायु को विभाजित करने का कार्य करता है। और इसी के पश्चिमी भाग में ही भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है ना? तो अगर ये पूछे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे थार का मरुस्थल है। इसका विस्तार कहां पर पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये जलवायु विभाजक है। और क्या विशेषता होगी? तो हम लोग कहेंगे इसके पश्चिम में हम लोग क्या कहेंगे? इसके पश्चिम में हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल स्थित है। इसके पश्चिम में क्या है? तो हम लोग कहेंगे थार का मरुस्थल स्थित है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसके पश्चिम में क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसके पश्चिम में है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्या है? तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे वैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो जनसंख्या कम होती है, लेकिन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल की बात करें तो हम लोग कहेंगे थार का मरुस्थल जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। विश्व का क्या है? तो हम लोग कहेंगे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है ना? ये हो गया। यदि आगे अरावली पर्वत के बाद बात किया जाए तो अरावली पर्वत के बाद एक और मरुस्थल आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। क्या है? मेवाड़ का पठार है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे आगे एक और पठार आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ का पठार कहां पर स्थित है? तो अरावली पर्वत के जस्ट आगे ही एक पठार है जिसे कहा जाता है मेवाड़ का पठार। इसका मतलब ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे अरावली पर्वत के पूर्व में, अरावली के पूर्व में स्थित है। और राज्य के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो किस राज्य में है? तो हम लोग कहेंगे यह भी राजस्थान में ही फैला हुआ है। ठीक है? तो चलिए इसके आगे हम लोग यदि बात करते हैं तो अरावली पर्वत के बाद एक और पर्वत आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या है? जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है? जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। और यदि विंध्याचल पर्वत की बात किया जाए तो इसका विस्तार भी कई राज्यों में पाया जाता है। जैसे सबसे पहले इसकी बात करें तो यह भी ब्लॉक एवं अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब यह है कि इसकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे घट रही है। अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे यह भी ब्लॉक एवं अवशिष्ट पर्वत है। इसका मतलब इसकी भी ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है। लेकिन यदि विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा तो छोटा सा देखा जाए तो गुजरात में भी पाया जाता है। अब गुजरात के बाद बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, सोनभद्र वगैरह वाले जिला में। उसके बाद और कहां तक पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे बिहार में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे बिहार में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर फैला हुआ है? तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा जो है वह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे अधिक कहां पर फैला हुआ है? तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक जो है यह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यदि कभी यह पूछे कि अरावली पर्वत विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है और एक राज्य चुनना पड़े तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
ठीक है। और इसके आगे यदि बात करें विंध्याचल पर्वत की और क्या विशेषता है, तो विंध्याचल पर्वत जो है भारत के बिल्कुल केंद्रीय भाग में स्थित है। इसके ऊपर वाले भाग को यानी इसके उत्तर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी भारत और इसके दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी भारत। इसका मतलब यह है कि यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत। और इसके उत्तर से जो भी नदियां निकलती हैं वह उत्तर भारत की नदियां कहलाती हैं, इसके दक्षिण से जो नदियां निकलती हैं वह दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं। इसका मतलब और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे पहली बात तो यह है केंद्रीय भाग में स्थित है। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे केंद्रीय भाग में स्थित है, केंद्रीय भाग में स्थित है। और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे भारत का विभाजन करती है, भारत का विभाजन करती है। और भारत का विभाजन कैसे करती है, तो हम लोग कहेंगे इसके उत्तर वाले को भाग को कहा जाता है उत्तर भारत। क्या कहा जाता है, इसके उत्तर स्थित भाग को कहा जाता है उत्तर भारत और इसके दक्षिण वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है दक्षिण भारत। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर ये कहे कि ऐसी कौन सी, अगर ये कभी पूछ ले कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है या भारत के जल को विभाजित करती है, तो हम लोग कहेंगे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना। और क्या इसकी विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसी के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में कौन सी पर्वत नदी है, तो हम लोग कहेंगे इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा नदी है। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसी में यदि ये कभी पूछ ले कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, अगर कभी ये पूछ ले कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, ध्यान से समझना, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह है सद्भावना। क्या है, सर्वोच्च चोटी जो है वह है सद्भावना। क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह है सद्भावना। लेकिन अगर कभी सद्भावना विकल्प में न रहे तो हो सकता है आपको दूसरे नंबर पे विकल्प में मिल जाएगा अमरकंटक। क्या मिलेगा, अमरकंटक। हालांकि कुछ लोग तो अमरकंटक यानी अमरकंटक जो है वह मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कुछ लोग जो होते हैं मैकाल पर्वत को विंध्याचल पर्वत का ही भाग मानते हैं, अब कुछ लोग मानते हैं कि वो अलग पर्वत श्रेणी है। तो पहले नंबर पे तो ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, और दोनों मिलेगा तो आपको सद्भावना ही मानना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आओगे तो आपको एक और पर्वत मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, चलिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या है, तो आगे मिलेगा आपको एक और पर्वत श्रेणी जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या मिलेगा, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। और यदि इसके भी विस्तार की बात किया जाए कि इसका विस्तार कहां कहां तक है, तो हम लोग कहेंगे इसका विस्तार जो है ये भी थोड़ा सा गुजरात में पाया जाता है। और गुजरात के बाद बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जहां पर है ये है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार जो है वह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अलावा थोड़ा सा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और वास्तव में जो सतपुड़ा पर्वत में ही देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो गाविलगढ़ एवं महादेव है ना, एक स्थान है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है गाविलगढ़ एवं महादेव। गाविलगढ़ एवं महादेव जो है इसी का भाग है। किसका भाग है, इसी का भाग है। महादेव एवं गाविलगढ़ जो है इसी का भाग है। और महादेव पहाड़ी पर ही एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़। ये कहां पर है, तो महादेव पर स्थित है धूपगढ़, या इसी को कहा जाता है पंचमढ़ी। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पंचमढ़ी। और यह धूपगढ़ या पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। कैसा है, तो हम लोग कहेंगे यह मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर पर्यटन वगैरह इसको देखने के लिए, यहाँ पर घूमने टहलने के लिए जाते हैं। और यदि इसकी भी बात किया जाए, इसकी भी सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी भी सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी जो होती है वह होती है धूपगढ़। क्या होती है,
ये होती है धूपगढ़, और धूपगढ़ को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए। और यदि आगे बात किया जाए, अच्छा हाँ, सतपुड़ा पर्वत की बात किया जाए, यह कैसा पर्वत है, तो हम लोग कहेंगे यह भी, इसकी बात की जाए तो यह भी ब्लॉक एवं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ब्लॉक एवं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ब्लॉक एवं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। क्या हो गया, तो ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, और यदि इसके आगे बात किया जाए तो इसके आगे कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हम लोग कहेंगे इसके आगे एक पर्वत श्रेणी है। चलिए, सतपुड़ा पर्वत के आगे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैकाल पर्वत। क्या नाम है, जिसका नाम है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत का विस्तार कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ पर है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। और यदि इसकी विशेषता की बात किया जाए, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह है अमरकंटक। ये क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है अमरकंटक। क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है अमरकंटक। ठीक है, चलिए। और अमरकंटक से ही हम लोग जानते हैं कि भारत की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो हम लोग कहेंगे इसी से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का होता है, तो हम लोग कहेंगे इसी स्थान से 3 नदियों का उद्गम होता है। और ये 3 नदियां कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले एक है नर्मदा नदी, दूसरे नंबर की बात किया जाए तो ये है सोन नदी, और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे ये कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है महानदी। कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी महानदी। 3 नदियों का उद्गम जो होता है वह यहीं से होता है। ठीक है ना, चलिए मैकाल पर्वत के आगे हम लोग देखते हैं। और मैकाल पर्वत के यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तब पाते हैं कि मैकाल पर्वत के आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है छोटा नागपुर का पठार। और इसी छोटा नागपुर के पठार पर ही क्या स्थित है, तो हम लोग कहेंगे इसी पर स्थित है रांची का पठार। क्या है, तो इसी के ऊपर है रांची का पठार। और यह रांची का पठार जो है कैसा पठार है, तो हम लोग कहेंगे यह गुंबदाकार पठार है। कैसा पठार है, तो हम लोग कहेंगे गुंबदाकार पठार है। और इसी छोटा नागपुर के पठार की विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो पाया जाता है वह तो सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार झारखंड में पाया जाता है, लेकिन झारखंड के अलावा भी इसके आसपास के राज्यों में पाया जाता है। और इसी पठार पर ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी पर ही एक चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ की चोटी। और पारसनाथ की चोटी जो है यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका मतलब ये है, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे छोटा नागपुर के पठार पर ही एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, राजमहल पहाड़ी। क्या नाम है, राजमहल पहाड़ी। और इसी पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 366 मीटर पारसनाथ। और ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा नागपुर का पठार। यदि छोटा नागपुर के पठार की ही बात किया जाए तो यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कोयला वगैरह के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए इसी को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। रूर वास्तव में जर्मनी में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है राइन नदी, और राइन की सहायक नदी है जिसका नाम है रूर। और वहां पर कोयला वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जहां पर भी कोयला वगैरह पाया जाता है उसे उसका रूर प्रदेश कह दिया जाता है।
तो भारत का रूर प्रदेश जो कहा जाता है वह छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है। इसका मतलब यह है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे खनिज संपन्न पठार है इसलिए कहा जाता है। कैसा पठार है, तो हम लोग कहेंगे खनिज संपन्न पठार है इसीलिए कहा जाता है। और यदि इसके नीचे चले जाओगे तो थोड़ा सा तो आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। किसका मिलेगा, दंडकारण्य का पठार। किसका मिलेगा पठार, तो हम लोग कहेंगे दंडकारण्य का पठार। क्या मिलेगा, दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य का पठार की बात करें, इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और इसके आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। और दंडकारण्य का पठार जो है यह भारत का सबसे शुष्कतम पठार है। भारत का सबसे शुष्कतम पठार है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत का शुष्कतम पठार है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत का शुष्कतम पठार है। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, भारत का ड्राई लैंड, या क्या कहा जाता है, इसी को शुष्क पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे भारत का शुष्क पठार कहा जाता है। और साथ ही साथ यदि कभी ये पूछ ले कि किस पठार को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के इसी दंडकारण्य पठार को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और यदि इसके विशेषता की बात किया जाए और इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये अत्यंत ही उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है और घने जंगल वाला क्षेत्र होता है। ये जो होता है घने जंगल वाला क्षेत्र होता है और यही क्षेत्र है जो नक्सलवाद के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य पठार। इसका मतलब यह है कि यही क्षेत्र जो है वह किसके लिए फेमस है, तो नक्सलवाद के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो हम लोग कहेंगे नक्सलवाद के लिए फेमस है। और इसी के आप थोड़ा सा पूरब में बढ़ोगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गरजट की पहाड़ी। क्या मिलेगा, गरजट की पहाड़ी। क्या मिलेगा, गरजट की पहाड़ी। और गरजट की पहाड़ी कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है उड़ीसा में है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे गरजट की पहाड़ी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाओगे और दंडकारण्य के पीछे वाले भाग में देखोगे तो आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। चलिए हम लोग दंडकारण्य तो हो गया है, आगे वाला कौन सा है, दक्कन का पठार। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। और यदि दक्कन के पठार की विस्तार की बात किया जाए तो कहां पर पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे दक्कन का पठार जो है वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा भी इसके आसपास के राज्यों में पाया जाता है। जैसे थोड़ा सा गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। महाराष्ट्र के नीचे चले जाओगे तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर विस्तार पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है और साथ ही साथ इसके आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। और दक्कन का पठार जो है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे, तो हम लोग कहेंगे बड़ा पठार है। और इसकी क्या विशेषता होती है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और यदि बात करें काली मृदा की तो हम लोग जानते हैं काली मृदा का निर्माण जो होता है वह बेसाल्टिक चट्टानों की अपक्षय से होता है। किसके अपक्षय से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका निर्माण जो होता है वह बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से होता है। और बेसाल्टिक चट्टानें जो आती है वह ज्वालामुखी के माध्यम से आती है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें कहां से आई। तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूट रहा था या वहां से अलग हो रहा था तो उसी समय ज्वालामुखी आई, जिसके कारण कुछ पिघली हुई चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर आ गई, जिसके कारण बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर उसी से जाके काली मृदा का निर्माण हुआ।
ठीक है। चलिए अब यदि दक्कन के पठार के बाद बात किया जाए तो और एक पठार मिलता है जिसका नाम है मालवा का पठार। क्या है तो हम लोग कहेंगे मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग कहेंगे मालवा के पठार की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे, देख मिनट, मालवा का पठार की बात करें तो हम लोग मालवा के पठार के बारे में तो नहीं पढ़े, तो चलिए हम लोग मालवा का पठार जो होता है वह देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं मालवा का पठार। और यदि मालवा के पठार की बात करें तो इसका भी विस्तार जो पाया जाता है वह पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ थोड़ा सा पाया जाता है राजस्थान में। और इसकी क्या विशेषता होती है तो यहां पर भी पाया जाता है काली मृदा। यहां पर भी क्या पाया जाता है तो यहां पर भी पाया जाता है काली मृदा। और वास्तव में मध्य प्रदेश का जो इंदौर और उज्जैन जिला है ना, मध्य प्रदेश का इंदौर और प्लस जो उज्जैन जिला है वह मालवा के पठार पर ही स्थित है। कहां पर स्थित है तो हम लोग कहेंगे मालवा के पठार पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आगे बात करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको एक पठार मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। क्या मिलेगा तो हम लोग कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का पठार जो है मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ थोड़ा सा राजस्थान में भी पाया जाता है। और कौन सा पठार है तो एक आप आगे जाओगे तो एक पठार मिलेगा जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। कौन सा है, बघेलखंड का पठार। और ये कहां पर है तो हम लोग कहेंगे यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण पठार एक है और वह है मेघालय का पठार। कौन सा पठार है तो चलिए इसको नए पेज से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यदि मेघालय के पठार की बात करें तो कौन सा पठार है तो हम लोग कहेंगे मेघालय का पठार। कौन सा पठार है तो हम लोग कहेंगे मेघालय का पठार। और यह मेघालय का पठार भी जो है वह भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, जो कि मालदा गैप अथवा मालदा धसान के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि से अलग हो गया है। इसका मतलब ये कि मेघालय का पठार किसका भाग है तो हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका भाग है तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय का भाग है, ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता होती है तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है शिलांग का पठार। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है शिलांग का पठार, या इसी को और क्या कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या कहा जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या विशेषता होती है तो हम लोग कहेंगे मेघालय के पठार पर ही देखा जाए तो 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी एवं जयंतियां। कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी एवं जयंतियां। और गारो, खासी एवं जयंतियां मिलकर आपस में बिल्कुल कीपनुमा आकृति बनाती हैं। कैसी आकृति बनाती हैं तो ये कीपनुमा आकृति बनाती हैं, जिसके कारण खासी पहाड़ी पर स्थित मासिन राम में, खासी पहाड़ी पर स्थित मासिन राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और गारो पहाड़ी पर ही एक चोटी स्थित है जिसका नाम है नोकरेक। क्या है, नोकरेक। और यह मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है तो यह है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी। तो चलिए अभी तक जो हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार देखा या प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार देखा, इसी चीज को हम लोग एक बार भारत का मानचित्र बनाकर उसमें देख लेते हैं कि कहां कहां पर ये क्या क्या चीजें हैं। चलिए एक बार भारत का मानचित्र बनाते हैं, उसमें हम लोग इन चीजों को देखते हैं। चलिए आपको भारत का मानचित्र बनाना पहले ही बताया गया है कि आप भारत का मानचित्र कैसे बना सकते हो। और लेकिन उसके बाद भी यदि आपको भारत का मानचित्र नहीं बनाना आता है तो थोड़ा सा मेरे साथ में ही बनाने का प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 दिन में आप भारत का मानचित्र बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग साथ में बनाइए। ये भारत का मानचित्र हो गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल, यदि आप भारत का मानचित्र बनाना एक बार आप अच्छे से सीख जाते हो तो भारत के मानचित्र को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 या बहुत ज्यादा लगेगा तब 30 सेकंड के अंदर अंदर आप बना लोगे।
बस बात यही है कि एक बार आपको भारत का मानचित्र बनाना आ जाए बस, ठीक है ना। और जिस दिन आपको भारत का मानचित्र बनाना आ गया, इसका मतलब है कि चीजों को बहुत ही जल्दी से आप पकड़ भी लोगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा राज्य को दर्शा लेते हैं, और यदि राज्य को दर्शाते हैं तो ये पाते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग, नाम आपको पहले से बताया गया है कि कहां पर कौन सा पठार है, सॉरी कहां पर कौन कौन सा राज्य है, ये राज्य आपको बताया गया है। तो अभी आपको राज्य नहीं बताया जाएगा, सीधा सीधा हम लोग पर्वत एवं पठार देखने चल रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पता होगा कि कहां पर कौन कौन सा राज्य है, ठीक है ना। कहां पर कौन कौन से राज्य है, ये मैं मान के चलता हूं कि आपको पता होगा। चलिए ये वाला भाग, ये यहां से लेकर यहां तक, ये थोड़ा सा ये ऐसे, ये थोड़ा सा ये ऐसे, ये चलिए और ये वाला भाग चला गया है यहां तक, ये वाला मेघालय बन गया, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। चलिए अब हम लोग एक एक को देखते हैं, और यदि सबसे पहले बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यहां से लेकर लगभग यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है अरावली पर्वत, और इसका विस्तार राजस्थान के पालनपुर से यहां पर दिल्ली है, दिल्ली तक पाया जाता है। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, और यह माना जाता है जो रायसीना पहाड़ी है वह अरावली पर्वत का ही भाग है, ठीक है ना। तो इसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक पाया जाता है। और इसके इस वाले भाग में देखा जाए, इस वाले भाग में क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी वाले भाग में जो है वह क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी वाले भाग में है थार का मरुस्थल। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग जो है ये है थार का मरुस्थल, ठीक है ना, थार का मरुस्थल। और इसके आगे इस वाले भाग में देखोगे तो आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। क्या है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। और इसके इस वाले भाग में यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे जिसका नाम है मालवा का पठार। कौन सा पठार है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग जो है मालवा का पठार है। और मालवा के पठार के नीचे देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी है ये। और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत के नीचे देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत के नीचे बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे विंध्याचल पर्वत के नीचे यहां से लेकर देखा जाए तो यहां तक एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे सतपुड़ा पर्वत। और इसी के बीच में यहां से देखा जाए तो एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और यहां से ये बिल्कुल इधर से आती है और यहां पर अपना मुहाना बनाती है। और इधर से देखा जाए तो एक नदी आती है जिसका नाम है तापी नदी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे विंध्याचल पर्वत के नीचे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के नीचे देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के नीचे देखा जाए तो तापी नदी, ठीक है ना। और इस वाले पूरे के पूरे भाग में देखा जाए, इस वाले पूरे के पूरे भाग में क्या है, तो हम लोग कहेंगे यही वाला जो भाग है यही है दक्कन का पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। और यहां पर देखा जाए तो इस वाले भाग में ये जो वाला पूरा का पूरा भाग है, ये वाला पूरा का पूरा भाग जो है ये वाला है दंडकारण्य का पठार। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है झारखंड वाला, और यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर आओगे तो आपको एक पठार मिलेगा बघेलखंड का पठार, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये है मेघालय का पठार, जो कि मालदा गैप या मालदा धसान के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि से अलग हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है मेघालय का पठार। यहीं पर गारो, खासी एवं जयंतियां तीन पहाड़ी पाई जाती है। सबसे पहले गारो मिलेगी, फिर खासी, फिर जयंतियां। बीच में क्या है, तो हम लोग कहेंगे खासी है, ठीक है। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत के पठार। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान, फिर हम लोग देखेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।